आप कंटिन्यू कीजिए भूपेंद्र सर, आ रही ब्रेक होके, लेकिन ठीक है, चलेगा। एक सेकंड सर, मैं इनका नेट बंद बंद कर देता हूँ, मेरे चालू कर लेते हैं। जब तक आप अपनी बातचीत कंटिन्यू जारी रखिए। हाँ, ये हमारा सेफ साहब कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में एक ही ऑफिस है, दिल्ली के जनकपुरी में। इस सेफ साहब कंपनी को मैं सस्ता नमन करना चाहता हूँ। और ये हमारी कंपनी के 5 फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने इस सेफ साहब कंपनी को बनाया, और सारे लोग सेफ साहब कंपनी में काम करके बहुत तेजी से करते। सर थोड़ा शुरू करें। सर, हमारे BSS सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारा विद्यालय, हमारा गुरुकुल है। इसमें हमारा हमारा सर्वांगीण विकास किया जाता है, समूह समूह विकास किया जाता है। ऐसे BSS सिस्टम को मैं सत नमन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारे आदरणीय गुरु सोनी सर जी हैं, और DN शर्मा सर हैं। वैसे कालांतर से वर्तमान तक, और हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में भी भगवान गुरुओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ऐसे गुरुओं को मैं सत्संग नमन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सर, आदरणीय सोने सर जी, DN शर्मा सर जी और प्रकाश सर जी को भी मैं अपना सत्संग नमन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, हमारे गुरु आदरणीय सोनी सर जी, DN शर्मा जी, प्रकाश सर जी, और टीना अधिकारी मैडम, सुमन मैडम, कश्यप मैडम को भी मेरा सत्संग नमन, वंदन। नेक्स्ट सर, ये हमारा ओपन लीडर आदरणीय सोने सर जी, DN शर्मा जी सर जी, सीमा कश्यप मैडम को भी मैं सत्संग नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सर, सर हमारे ये मेरे मेंटर हैं, और हमारे जितने भी गुरु हैं, वो जो जो दूर हैं, जो जैसे आदरणीय सोनी सर जी दूर हैं, DN शर्मा जी सर दूर हैं, या कसम सुमन मैडम दूर हैं, इन इनसे हमारा मानसिक ऊर्जा ट्रांसफर होती। पर जिनके सानिध्य में हम संपर्क में बने रहते हैं, वो उनसे हमारी फिजिकल ऊर्जा ट्रांसफर होती। आदरणीय मार्गन सर जी के सानिध्य में हूँ मैं, तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा, उनके संपर्क में, उनके फिजिकली संपर्क में हूँ। ये से एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, तो संचरण के माध्यम से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा संचरण के माध्यम से ट्रांसफर हुई। वैसे ही मैं जब अपने गुरु का, आदरणीय मार्गन सर का चरण वंदन करता या उनसे हाथ मिलाता हूं, तो उनकी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। जैसे उनके अंदर गुण है, वैसे अंदर धीरे धीरे मेरे में आते जा रहा है। बताने चाहता हूँ, जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, वह ऊर्जा वो हमारे ट्रांसफर होकर हमारे पास आ जाती। नेक्स्ट, ऐसे गुरु को मैं वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे अपने बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। मैं भुवनेश्वर बरमैया हूँ। मेरे अपने परिवार परिवार में 6 भाई बहन, 5 भाई बहन हैं, 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैं अपने परिवार में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, यानी मेरा ग्रेजुएशन है। मेरी एक बेटी है जो भोपाल में है, और वर्तमान में, इसके पहले मैं एक से ग्रोफास्ट कंपनी में काम करता था। पर जैसे मुझे एक सेफ साहब को भगवत गीता देखा, तो मैंने उसको रिजाइन करके यहाँ पर मैं सेफ साहब में पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवत गीता का या सेफ साहब कंपनी में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सर, सर ये पैनल में बैठे सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमारे अप्लायंस हम सीखते हैं, और जो कुछ अप्लायंस से सीखते हैं, वही हम अपने डाउन लाइन को, वही डाउन लाइन को बताते हैं। बताने चाहता हूँ कि अप्लायंस से सीखते हैं, और डाउन लाइन को उसी वही पूरी जानकारी देते हैं, और बीच में हम पैसा कमाते हैं। सर नेक्स्ट, पथ सी, वह 5 गुण। पैनल में बैठे सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 गुण हैं, 5 जो घटक है, जैसे पेशेंस, एटीट्यूड,
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिबिलिटी, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी। ये ऐसे 5 घटक, इनके बगैर हम सेफ साहब में कभी सफल हो ही नहीं सकते। ये ऐसे ऐसे 5 घटक हैं जिनके बगैर हम सेफ साहब में अपना वजूद स्थापित नहीं कर सकते, सेफ साहब में अपने खुद को रेखांकित नहीं कर सकते। और तो और सेफ साहब के जो क्षितिज में हम दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह जगमा नहीं सकते। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना तैयार। यानी जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु गगन, इनके बगैर हमारा मानव जीवन संभव नहीं। मानव जीवन क्या, संपूर्ण जीव जगत संभव ही नहीं है। यदि उसमें से एक भी कोई घटक नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं। ऐसे ही यदि हम, ये 5 घटक है, ये 5 एलिमेंट्स, ये 5 तत्व हैं, इनके बगैर हम शेर साहब में अपना वजूद स्थापित नहीं कर सकते, शेर साहब में अपने खुद को प्रासंगिक नहीं कर सकते। संक्षिप्त में इन घटकों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पेशेंस, पेशेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। पैनल में सभी उपस्थित लोगों को, मेरे साथियों को बताना चाहता हूँ कि पेशेंस, यदि पेशेंस को समझना है तो माँ के पेशेंस को, माँ के धैर्य को समझना पड़ेगा। माँ के धैर्य के चरमोत्कर्ष को समझना पड़ेगा। माँ अपने कोख में 9 महीने तक धैर्य धारण करके दुख दर्द कलह टीस वेदना प्रताड़ना सह करके 9 महीने तक अपने बच्चे कोख में अपने बच्चों को जन्म देती है और 9 महीने बाद एक नौनिहाल को जन्म देती है। जिस माँ के धैर्य को ऐसे माँ के ऐसे धैर्य को मेरा सलाम। और माँ का धैर्य का ही परिणाम है जो उसकी गोद में नौनिहाल रहता है। यानी बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के सेफ साहब में सफल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे अब एटीट्यूड की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें, दृष्टिकोण है हमारे कंपनी के प्रति दृष्टिकोण, हमारे सीनियर के प्रति दो, हमारे गुरुजनों के प्रति दो, दृष्टिकोण हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कंपनी कंपनी के प्रति हमारी सोच सदैव अच्छी होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक होना चाहिए। दृष्टिकोण के लेके, एटीट्यूड को लेकर के एक छोटी सी भी कहानी बताना चाहता हूँ कि बाइबल से संबंधित कहानी है कि गांव में एक छोटा, एथेंस के आसपास की घटना है। एक छोटे से गांव में 20-50 का घर था। तो वहाँ एक बहुत विशाल का आदमी रहता, जिसको बहुत विशाल का आदमी था। और जब भी वो आए तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो लोग उसके डर से पूरा गांव के गांव छोड़ देते थे। पर उसी गांव में एक बार एक डेविड नाम का एक लड़का आया और अपने नाना नानी के यहाँ। तो दूसरे दिन सुबह उसके नाना नानी बोलते, भागो डेविड भागो डेविड। उसको वो राक्षस आया, उसको लोग राक्षस बोलने लगते क्योंकि वो बहुत अत्यधिक परेशान करता था। डेविड ने बोला, कैसा राक्षस है मुझे बताओ सही। सब लोग भागने लगे तो डेविड ने पलट देखा कि एक विशालकाय आदमी दौड़ा चला आ रहा है। तो डेविड बोलता, रुको रुको रुको। चूंकि डेविड को गुलेल गुलेल चलाने का बहुत शौक था। वो बोलता है, इसको तो इसके इसमें तो निशाने लगाना बहुत आसान है। लोग डर के मारे भाग रहे थे, पर डेविड बोलता है कि इसमें निशाने लगाना बहुत आसान है और गुलेल से ही उस विशाल का आदमी को वो मार डालता है। कहने का आशा मेरा पैनल में सभी लोग उपस्थित लोगों को बताने चाहता हूँ कि डेविड का कैसा दृष्टिकोण था कि इसको बहुत बड़ा शरीर है, इसको बहुत आसान तरीके इसको मारा जा सकता है, निशाना लगाया जा सकता है। जबकि गांव के लोगों का ऐसा दृष्टिकोण था कि ये तो बहुत विशाल का है शरीर। बताना ये चाहता हूँ कि हमारा दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ाने, हमको सफल बनाने में हमारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा दृष्टिकोण अपने सीनियर के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति हमारा दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक होना चाहिए। टीचेबिलिटी की बात करता हूं मैं। टीचेबिलिटी है सीखना और सिखाना। दो ऐसे बिंदु हैं, दो ऐसे घटक हैं, दो एलिमेंट्स हैं। इन दोनों बिंदुओं के, दोनों घटकों के बीच हमारा पूरा जीवन दर्शन चलता है। पहले हम सीखते हैं, बाद में सिखाते हैं। हम जब से छोटे होते हैं अपने मम्मी से, पापा से, फिर बाद में गुरुजनों से सीखते हैं। और जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं, जीवन के वास्तविक जीवन में आते हैं, तो हम सारे लोगों से सीखते हैं। आज बात करते हो सेफ साहब की, हम सेफ साहब में अपने गुरुजनों से सीख रहे हैं। जब हम सीखने के बाद हम फिर सिखाना शुरू करते हैं। टीचेबिलिटी यानी सिखाने का गुण। जिसके अंदर सिखाने का गुण नहीं है, मेरा अपना विश्वास बोलता है, मेरा अपना सोच है कि वो उस लाइन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे कि यदि आप पहली रैंक पहली रैंक में तो अपने गुरुजनों के सामने उंगली पकड़ के धीरे धीरे
एक रैंक दो रैंक आगे बढ़ जाते हैं। जब जैसे ही आगे हमारी रैंक बढ़ती है तो हमें सिखाना पड़ता है। तो सपोज करो कि हमारे गुरुजन जैसे बहुत दूर हैं और अचानक हमारे डाउन लाइन है, तीन चार लोगों को लेके आ गया। यदि हमारे अंदर सिखाने का गुण नहीं है, यदि हम नहीं सिखा पा रहे हैं, तो इस लाइन में सफल होना संभव नहीं है। तो हमारे अंदर सिखाने का गुण आना ही चाहिए। और सिखाने का गुण तभी आएगा जब हम हर दिन जूम मीटिंग अटेंड करें, अपने को सीनियर को फॉलो करें, सीनियर को सुने, हर दिन सुबह शाम सीनियर से बात करें, तभी हमें अंदर सिखाने का गुण आ सकता है। तो मेरे पैनल से उपस्थित लोगों को दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप सीखिए। सिखाने का गुण या तभी आ पाएगा जब आप अपने अपलाइन से, अपने गुरुजनों से सीखेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात करता हूँ। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करें, सेफ साहब का या अन्य कहीं भी क्षेत्र में काम करें, यदि हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है तो इस लाइन में कभी या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ऑनेस्टी की बात करूं, जैसे हमारे सर, जैसे आप हमारी अपलाइन से पूछा आज आप कहाँ कहाँ गए थे, या कितने लोगों से मिलाए, कितने लोगों को वन टू वन किया, आप पूरे हमें ईमानदारी से बताना है कि आज मैंने एक लोगों को वन टू वन किया, या दो लोगों को वन टू वन किया, तीन लोगों को वन टू वन किया। या झूठ नहीं बोलना है कि मैंने आज पांच लोगों को वन टू वन किया सर, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। पर यदि आप ऐसी ईमानदारी नहीं बरते, अपनी ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, तो इस लाइन में हम सफल नहीं हो सकते। या ये हमें कहीं से डीडी मिली, तो उस डीडी, यदि हमारे अपलाइन ने पूछा आपको डीडी मिली क्या, तो उस पूरी ईमानदारी से बताना है, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताना है कि आज हमें डीडी मिली या नहीं मिली। या उस डीडी को हमें कभी खर्च नहीं करना है, उसको जहाँ जिसको देना है, हमारे अपलाइन को देना है तो अपलाइन को देना। बताने चाहता हूँ, यदि हमारे जीवन में ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो हम इस लाइन में कभी सफल नहीं हो। कंसिस्टेंट, निरंतरता की बात करते हैं। एक मेरे दोस्तों, सीनियर पहले उपस्थित सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा गुण है जो जीवन में सेफ साहब में हमको बुलंदी तक पहुंचा सकता है। माने सेब साहब के क्षितिज में हम देदीप्त मात्र नक्षत्र की तरह यहाँ जगमगा सकते हैं, यदि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है हमारे अंदर। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, लगातार। यदि हमारे अंदर निरंतरता नहीं है तो हम इस लाइन में जीवन में एक है क्षेत्र, सेब साहब ही क्या, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी को लेकर के एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखना आप, हजारों लाखों वर्ष से सूर्य पूर्व से उदय होता है और अस्ताचल चलता हुआ पश्चिम में अस्त हो जाए। ये लाखों वर्ष से एक ही क्रम है सूर्य का। सुबह, हर दिन सुबह पूर्व में उदय होना और शाम तक पश्चिम में अस्त हो जाना, सुबह उदय होना और शाम में पश्चिम में अस्त हो जाना। यदि सूर्य अपनी कंसिस्टेंसी निरंतरता को छोड़ दे तो हमारा मानव जीवन या संपूर्ण जीव जगत का होना पॉसिबल नहीं है। एक उदाहरण समझते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही, निरंतर लाखों वर्ष से चक्कर लगा रही। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतरता के साथ सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दी तो हमारा समूर्ण मानव जीवन विनष्ट हो जाएगा, मानव जीवन का विनाश हो जाएगा। एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि ऋतु में गर्म वर्षा है, गर्मी है, वर्षा है और शीतल लगातार, अब लाखों वर्ष से लगातार चलते आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही जा रही। इन्होंने अपने निरंतरता को नहीं छोड़ा। बट इन उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, यदि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो हम इस जीवन में कभी सफल नहीं, या सेफ साहब में कभी सफल नहीं हो सकते। मंजिल तो मिल ही, एक शायर है कि बहुत अच्छे शायर ने लिखा, मंजिल तो मिल ही जाती भले ही भटकना पड़े, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकलने नहीं। हमें निरंतर चलना पड़ेगा। भले ये आवश्यक नहीं है कि हमारी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड कम भी हो सकती, चलने की गति कम हो सकती, निरंतरता कम हो सकती, ज्यादा हो सकती है। बस बशर्त इतना है कि हमें लगातार चलना है। यदि स्पीड है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड कम है तो देर से पहुंचेंगे, पर मंजिल में पहुंचना निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे यदि आपके अंदर निरंतरता है। यदि निरंतरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अपने काम से आउट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं बताने चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आप भले ही धीरे चलें, जो लोग धीरे चल रहे हैं लगा पर कंसिस्टेंट लगातार चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, एक दिन ऐसा आएगा
कि आपको आपको एक मंजिल आपको दिखाई देने लगेगी। सर नेक्स्ट सर। कार्डिनल रूल्स। जीवन में एक कार्डिनल रूल्स की बात करना चाहता हूं कि बिना कार्डिनल रूल्स के हम कभी सेफ साफ में सफल हो नहीं सकते। वाहन को जैसे हम किसी वाहन को चलाते हैं, रोड में चलते हैं, तो उसके भी कुछ नियम है, उसके नियम कुछ कायदे कानून है। हमारे सामाजिक जीवन में भी कुछ कानून कायदे हैं। यदि हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां भी उसके रूल्स रेगुलेशन है। यदि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। राजनीतिक जीवन में है, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन। मैं दोस्तों बताने चाहता हूँ कि बिना रूल्स रेगुलेशन के, बिना नियम कानून के हमें कहीं भी सफल नहीं हो सकते। ऐसे ही सेफ साहब में भी कुछ रूल्स नियम हैं जिसके बगैर यहाँ सफल होना संभव नहीं है। तो मैं उन रूल्स नियमों कुछ मैं संक्षिप्त में उनकी जानकारी देना चाहता हूँ। सर नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट। दिस थ्री टाइप्स ऑफ कार्डिनल रूल्स। कभी भी किसी दूसरों के पति पत्नी, पैसा और आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना करना है, तथा बिजनेस में शराब का प्रयोग कदापि नहीं करना है। कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बात नहीं करना है। उपलाइन के से पीछे बिना कोई काम नहीं करना है। इसके कुछ नियम है आगे। सर नेक्स्ट सर। जैसे ईगो की बात करता हूं, कई तरह हम वन टू करने जाते हैं, या हम जब हाल में बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कोई कर्मचारी आ जाता है, कोई अधिकारी भाई उसको आता है, तो डेफिनेटली चूंकि वो कर्मचारी कोई अधिकारी है, उसके अंदर ईगो रहता है, कुछ अहम रहता है। कोई पैसे वाले लोग भी काम करना शुरू, सेफ साहब में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको उसके अंदर कुछ ईगो रहता ही, डेफिनेटली नेचुरली ईगो रहता है। या कोई एक वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी इस हमारे काम, इस काम में सेफ साहब में जुड़ जाता है, उसके अंदर में पढ़ाई लिखों का ईगो रहता है। तो हमें जब भी हम वन टू वन करने जाएं, तो हमें किसी के ईगो को भी हर्ट करना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी जात संसार में भांति भांति के लोग, सब संग हिलमिल रहिए, जैसे नदी नाव संजोग। हमारे जीवन में कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के युग वाले आते हैं, उन्हें कभी उनके युग कभी हर्ट करना नहीं चाहिए। हम लोगों के बिजनेस में है, और हम इंसान का अपना एक ईगो होता है। अगर आप ईगो नहीं रखते हैं, तो हमारी जुबान से या हमारे शरीर से कोई ऐसी हरकत हो सकती है जो सामने वाले इंसान के ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना है। यदि किसी इंसान में किसी प्रकार की कमी हो देखते हैं, या उसके भलाई की सोच रखते हैं, तो पहले सैंडविच अप्रोच का पालन करें। पहले उसकी कोई एक अच्छाई बताएं, फिर उसकी कमी के बारे में बताएं, उसकी कमी का इलाज बताएं, और अंत में उसका विश्वास जताएं, और एक सच्ची सच्ची प्रशंसा के साथ अपनी बात पूर्ण करें। कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर पैसों का युग है, तो सबसे पहले उसकी हम प्रशंसा करें, अब बुरी बुरी प्रशंसा करें। मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ। आदमी की सबसे बड़ी दुखती रग है उसकी प्रशंसा। हम किसी भी की भी प्रशंसा करें, यदि कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बुद्धिमान आदमी आ गया, कोई सरकारी कर्मचारी आ गया, हमारे बिजनेस में आ गया, और हमारे सामने बैठा है, उसका वन टू वन कर रहे हैं, तो यदि हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो सरेंडर हो जाएगा, उसके अंदर का ईगो खत्म हो जाएगा। उसकी प्रशंसा करते हुए चले। जब वो प्रशंसा करें, जब वो नॉर्मल हो जाए, तो हम उस अपनी बात, अपने जो प्लान के बारे में, या जिस उद्देश्य को लेकर गए हैं, वो उसके बारे में उसको जानकारी दें, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यदि हमने उसको ईगो को हर्ट कर दी, यदि उसको ईगो को हम चैलेंज कर देते हैं, तो वो हम जो कुछ बताना चाहते हैं उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, बताने चाहता हूं कि जब भी हम ऐसे जीवन में ऐसा लगे हम वन टू वन करने जाएं, और उसको ऐसा लगे कि इसके अंदर ईगो कुछ झलक रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी प्रशंसा करके उसको ईगो खत्म करें, फिर बाद में अपनी बात रखें। है ना? आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट। किसी के किसी के पति पत्नी के प्रति को दृष्टि न रखें।
दोस्तों एक बताने चाहता हूँ, ये जो हमारा जो शिव साहब का व्यवसाय है ना, ये बहुत पवित्र व्यवसाय है। यदि हमारे मन में पवित्रता हो, जब यदि हमारे विचारों में पवित्रता हो, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज में पवित्रता होनी चाहिए। हमारे साथ डेफिनेटली बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं, नई उम्र की लड़कियां काम करती हैं, उम्र दराज महिलाएं भी काम करती हैं, और हम उनको लेकर के 1 to 1 करने जाते हैं। कई बार जब काम कर जाते हैं, कई बार हमें देर हो जाती है। यदि चूंकि जो महिलाएं हमारे साथ जाती है, उनके भाई बहन, पति है, माँ है, बाप है, मम्मी है, और सारे बेटा बेटी, उनके सामने हम जाते हैं और उनके साथ जाते हैं वहाँ, उनसे बातचीत, महिलाओं से बातचीत करते हैं, पर उनको लेके 1 to 1 करने जाते हैं। यदि परिवार के मन में ऐसा आ गया कि आदमी इसका ठीक नहीं है, या हमारी नजरों से ऐसा लग गया कि आदमी ठीक नहीं है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग गया कि आदमी चरित्र का ठीक नहीं है, तो फिर हमें वो परिवार के लोग उस महिला को या किसी बेटा बेटी को हमारे साथ नहीं पहुंचाएंगे। बताने चाहते हो दोस्तों कि ये बहुत पवित्र व्यवसाय है। इसको हमारे हमारे मन कर्म वचन से हमारे मन में बहुत पवित्रता होनी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी पवित्रता होनी चाहिए, तब हम इस लाइन में सफल हो सकते हैं। सर नेक्स्ट। पैसे का लेन देन ना करें। मैं दोस्तों बताने चाहता हूँ, पैनल में सभी उपस्थित लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम वैवाहिक जीवन में बहुत सारे लोगों से पैसों का लेन देन करते हैं और चलते ही रहता है। पर यदि हम अपनी कभी अपलाइन या अपनी डाउन लाइन से पैसों का लेन देन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा बुराई की जड़ है। यदि हम पैसों का लेन देन करते हैं, यदि अपने डाउन लाइन को पैसा दे देते हैं, क्योंकि और यदि वो हमको पैसा नहीं लौटाता है या समय पर पैसा नहीं देता, तो हमारे अंदर उसके प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर हम अपने अपने लाइन अपलाइन से पैसा ले लेते हैं और समय पर नहीं दे पाते, तो अपलाइन के मन में भी हमारे प्रति एक नकारात्मक विचार आ जाते हैं, और इस तरह हमारी जो टीम का ग्रोथ है वो कम होने लगता है। कहना ही चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हम हमारी अपलाइन से या हमारी डाउन लाइन से कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करें। यदि आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सने सनी आपकी टीम खत्म होने लगेगी, या अपने अपलाइन के प्रति या अपने डाउनलाइन के प्रति मतभेद या वैचारिक मतभेद बन जाएंगे, तो कभी भी आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। सर नेक्स्ट। कभी भी टीम व नेटवर्क के अंदर शराब या किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन भूलकर भी ना करें। मेरे दोस्तों बताने चाहता हूँ कि शराब ही ऐसा है। ये तो हम तो सेठ साहब में काम की बात कर रहे हैं, सेठ साहब में काम की बात कर रहे हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी शराब एक ऐसा है जो हमारे जीवन को, इस जीवन को ना, इस लोक का परलोक को भी समाप्त कर देता है। तो एक तो शराब शराब का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हम हमारा शौक भी है, कई बहुत सारे लोगों का ऐसा शौक रहता है, तो आराम से अपने काम से पूरे काम से निवृत्त होके खाना खाते समय आप शराब पी लें। पर कभी भी 1 to 1 करने जाए या हॉल में जाए या अपने जब काम के टाइम में कभी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब के अतिरिक्त किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यदि कभी शराब पी के चले गए और किसी हमारे डाउनलाइन को पता लगे हमारे सर तो शराब पीते हैं, तो इसका गलत असर असर जाएगा, नकारात्मक संदेश जाएगा, और सने सने हमारी टीम खत्म भी हो सकती है। तो मेरा सबसे निवेदन है, पूरे पैदल में सारे लोग जो बैठे हैं जिनको शौक है, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे यदि शराब का सेवन शौक रखते भी हैं, तो आराम से खाना खाते समय शराब का सेवन करें। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ शराब का सेवन करे करके, बताने कहना ये चाहता हूँ, या कि यदि ऐसा शौक भी है तो शाम को आराम से अपना शौक करें और आराम खाना खा पी करके सो जाएं। पर वर्किंग टाइम में या काम के टाइम में कभी शराब का सेवन न करें। यदि ऐसा आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी टीम टूट सकती है, खत्म हो सकती है। सर नेक्स्ट। सर, कार्डियन रूल्स 2, कभी भी अपनी डाउनलाइन को
वो लाइन के सामने नकारात्मक बात ना करें। मैंने बहुत सारी लोगों को ऐसा देखा है कि जो हमारी जो अपलाइन है, जो कुछ लोग अपलाइन बहुत होशियार रहते हैं, बहुत टैलेंटेड पर्सन रहते हैं, तो वो हमारी जो अपलाइन को बहुत हे की दृष्टि से देखते हैं, बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, यार ये तो बहुत गलत है। पर ये यदि ऐसा सोच है तो ये बहुत गलत बात है। हमारे ये कहना चाहिए टीम के लिए एक बहुत जहर है। यदि कि हमारी अपलाइन के मन में एक बात है, नकारात्मक बात है कि अरे मेरे अपलाइन तो इतने अच्छे हैं, होशियार लोग नहीं है। अरे होशियार लोग कोई नहीं होता, जीवन से कोई सीख कर नहीं आता, उनको सिखाना पड़ता है ना। तो और हमारी अपलाइन के बीच में कभी नकारात्मक बात ना करें, कंपनी कभी अपनी कंपनी के प्रति नकारात्मक बात ना करें, अपने गुरुजनों के प्रति कभी नकारात्मक बात ना करें। हमारे जो नीचे जो लाइन है, डाउन लाइन है, उनके बारे में कभी नकारात्मक बात ना करें, हमारे गुरुजनों के बारे में नकारात्मक बात ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका गलत संदेश ऊपर भी गलत संदेश, अपलाइन में गलत गलत संदेश जाता है, और हमारे डाउन लाइन में गलत संदेश जाता है। मेरे दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि कभी भी हमारी अपलाइन और डाउन लाइन के नीच अपलाइन में और डाउन लाइन में कभी नकारात्मक बात ना करें। यदि आप नकारात्मक बात करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सने सनी हमारी लाइन, हमारी जो डाउन लाइन है, हमारा बिजनेस धीरे धीरे कम होते चलता है। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट। हमेशा कुछ नया करने से पहले अपने सफल अपलाइन से सलाह लें। सर एक मैंने महसूस किया कि जब हम किसी नए पर्सन को, नए एसोसिएट को जब प्लान दिखाते हैं, जब 81 लाख का सपना दिखाते हैं, तो उसके अंदर बहुत जोश आ जाता है, बहुत जुनून आ जाता है, बहुत जज्बा जाता है। और वो सोचता है कि मैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर कितने सारे लोगों को ज्वाइन करवा लूंगा, 1 साल में ही डायमंड बन जाऊंगा। और तरह तरह से अपने मन में तरह तरह की सोच लाता है, तरह तरह के विचार लाता है, तरह तरह की तकनीक लाता है, तकनीक लेके आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं विज्ञापन करके बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकता हूँ। उसके मन में कई बार विचार आते क्यों ना मैं बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से अपनी बात बता करके, कंपनी का प्लान बता करके, कंपनी के बारे में बता करके बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकता हूँ। ये कई बार उसके मन में विचार आ जाता है कि पर्चा छपवा लेता हूँ, जहाँ गांव गांव में चिपका देता हूँ, घर घर में चिपका देता हूँ, एक साथ मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे। किसी किसी के मन में आता है कि क्यों ना मैं एक सामाजिक शादी विवाह में जाकर के बहुत अपने रिश्तेदारों को ये सारी चीजें बता देता हूँ। पर दोस्तों, यदि ऐसा सोचते हैं तो आप पहले अपने अपलाइन से बात करें। ऐसा जैसा जो हम सोचते हैं वैसा तो पहले किसी ने जरूर किया होगा। तो हम जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, जो भी थीम आती है, जो भी विचार आता है, जो भी अवधारणा बनती है, अपने अपलाइन से जरूर पूछ लें, अपने गुरुजनों से जो पूछ लें, फिर उसको अपना फॉलो करें। यदि हम यदि हम अपने लाइन अपलाइन से जो भी अंदर विचार आते हैं, जो भी सोच बनती है, या दिमाग में जो भी बात आती है, तो पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछें, फिर उसको आगे उसको फॉलो करें। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट। सर एक चीज, एक बात कहना चाहता हूं मैं, ये अंतिम अंतिम चल रहा है। एक चिंतन देना चाह पैनल में सभी उपस्थित लोगों को चिंतन देना चाहता हूं आप लोगों को मैं। अ, आज सारे पैनलिस्ट मेरी बात को पूरी गौर से, पूरे ध्यान से सुने, 2 3 4 मिनट की बात है। आज रात को एक चिंतन है आप सभी लोगों के लिए। आज रात को 12 बजे आप सो के उठना, 12 बजे उठना, अपने मम्मी पापा के कमरे में जाके देखना। एक चिंतन देना चाहता हूँ आपको मैं, सेफ साहब आप यदि काम कर रहे हैं ना, सेफ साहब किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज 12 बजे उठना और मम्मी पापा के कमरे में जाके देखना मेरे दोस्तों। आप क्या देखेंगे, तो भूतो ना भविष्य तो, उनके मन में कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस निर्द्वंद सोए हुए हैं, कोई तो चिंता के भाव नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका बेटा अभी है से उनका बेटा सेठ साहब में काम कर रहा है। कल यदि बीमार पड़ेंगे तो उसका बेटा दवा लेके आएगा, कल बीमार पड़ेंगे उसका बेटा हमें हॉस्पिटल ले जाएगा। इसके बाद अपनी बहन के कमरे में जाके देखना, वो बहन को आप ब्रग नैनी सी
आराम से सोई हो, उसके मन में कोई चिंता का अभाव नहीं। उसको मालूम है ना कि मेरा भाई जिंदा है, कल भी यदि मैं फीस की, कॉलेज की फीस की जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई देगा। मुझे कोई समस्या होगी तो मेरा भाई मैं ये सारी चीजों को पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, अब अपनी पत्नी के कमरे में जाके देखना, आप अपनी पत्नियों को जब देखेंगे तो अविरल नदी की तरह बिल्कुल शांत निश्चल मन से सोई हुई है। उसको मन में कोई चिंता नहीं, उसके मन में कोई भाव नहीं, भूत हो ना भविष्य तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पति जिंदा है। कल सुबह जब भी जो कुछ की जरूरत पड़ेगी उसका पति उसको लाके देगा। अपने बच्चों को देखना, किसी का पैर इधर है, किसी का पैर उधर है, किसी का हाथ उधर है, किसी का हाथ उधर है, कि उनके मन में कोई चिंता नहीं। सब सुबह जब बिस्किट की जरूरत पड़ेगी तो उसके पापा लाके देंगे, फीस की जरूरत पड़ेगी तो उसके पापा लाके देंगे। मेरे दोस्तों, बताना चाहता हूं मैं कि हमारे परिवार के जितने सपने हैं, जितनी सोच है, जितनी आकांक्षा है, जितनी अपेक्षा है, और सिर्फ आप अकेले से है। और आप मेरे दोस्तों, आप चिंतन करके देखें, आप सोचें कि जो आपकी जो परिवार की अपेक्षाएं हैं, परिवार की जो सोच है, परिवार की जो जो कामना है, परिवार के जो सपने हैं, उसके सापेक्ष आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। आप आज रात में चिंतन करके देखें, परिवार के जो सपने हैं, परिवार की जो सोच है, उसके सपनों के सापेक्ष आप कितनी मेहनत से आप में कर रहे हैं। ये आज आपको मैं चिंतन देना चाहता हूँ। और सर, संक्षिप्त में एक और बात बात कहना चाहता हूँ। एक भगवत गीता के 14वां श्लोक, भगवान दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ सर। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक बहुत बहुचर्चित श्लोक है। ये श्लोक बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। सेठ साहब की जो सेठ साहब की जो दुनिया है, ये बहुत बड़ी गैलेक्सी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा ओशन है। इसमें खुद को स्थापित करना मेरे दोस्तों बहुत कठिन काम है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक मैं आपको वास्तविक बता रहा हूँ। बहुत कठिन काम, अपने वजूद को स्थापित करना बहुत कठिन काम है। अपने इस सेल्स मार्केटिंग की दुनिया में खुद को प्रासंगिक बनाना बहुत कठिन काम है। इस सेफ साप की दुनिया, सेफ साप के बड़े ओशन में खुद को रेखांकित करना कठिन, बहुत कठिन काम है। पर मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, दुनिया में जितने भी कठिन काम है, उसके पीछे उतना बड़ा उज्जवल भविष्य, उतनी बड़ी उपलब्धि। जैसे एक छोटे से पहाड़ में चढ़ना चाहते हैं तो बहुत इजीली चढ़ सकते हैं, पर हिमालय में चढ़ना चाहते हैं तो बहुत बहुत टेढ़ा काम है। पर जिस दिन आप हिमालय चढ़ेंगे, सारा विश्व जानेगा। ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ना, घर में दौड़ना बहुत सरल काम है, पर 100 मीटर मीटर की दौड़ में, ओलंपिक में दौड़ना, मेडल आना बहुत टेढ़ा काम है। यदि जिस दिन आप ओलंपिक मेडल लाएंगे, आपका सारा विश्व जानेगा। मेरा दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने काम कठिन काम है, उपलब्धि उतनी ही बड़ी है। यहाँ सेफ साहब में कठिन काम तो नहीं है, कठिन लगता तो नहीं है, पर यदि कठिन जैसा लगता है, किसी को भी कठिन काम लगता है, किसी को भी लगता है बहुत कठिन काम है सेफ साहब का, पर उसके सापेक्ष उतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। यदि सेफ साहब में कठिन काम है तो आपकी 7 पीढ़ियों की तरने वाली भी कहानी है। आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी यदि यहाँ कठिन काम, क्योंकि जितने बड़े कठिन काम है उतनी बड़ी सफलता है। मैं अभी बीच में बात करना चाह रहा था, जिस कठिन, इस पूरी सेल्स मार्केटिंग की दुनिया में एक ही शब्द ऐसा है, एक शब्द ऐसा है मेरे दोस्तों, जो हमारे जीवन, हमारे सपने साकार करता है, हमारे जीवन में खुशियां लाता है। एक ही शब्द ऐसा है हमारे जीवन में खुशियां लाता है। वो सब पता है कौन सा शब्द है? वो शब्द है बेचना। बस एक ही शब्द ऐसा है जो जीवन में हमारी खुशियां लाता है, हमारे सपनों को साकार करेगा, वो बेचना, या उसको अपन रेफर करने बोलते हैं। यदि आपने सेल्स करने का गुण आ गया मेरे दोस्तों, तो आप इस लाइन में सफल हो गए। सेल्स करने के गुण हमारे सुबह जूम मीटिंग में सारी चीज हमारे सीनियर सिखाए जाते हैं, या फिर हमारी अपलाइन सिखाते हैं। तो इनसे आप सीखिए, बेचने का गुण सीखिए। जिस दिन आपके अंदर बेचने को हुनर आ गया, इस लाइन में आप सेफ साहब में बिल्कुल सफल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आप सेफ साहब के छिते में दैदीप मान नक्षत्र की तरह जगमगाने लगेंगी। यदि जिस दिन आपके अंदर बेचने का गुण आ गया, बेचने का गुण, यदि आपके अंदर बेचने का गुण नहीं आया तो सफलता मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं अभी शुरू में बात कह गया सर कि मैं आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो 14वां श्लोक है, बहुत बहुचर्चित श्लोक है, बहुत बहुचर्चित। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कर्म कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। बड़े बड़े मीमांसाकारों ने, बड़े बड़े कथावाचकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने इसकी व्याख्या ऐसी, कर्म करिए जा फल की चिंता मत कर। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मीमांसाकारों ने, बड़े बड़े चिंतकों ने इस इसकी व्याख्या ऐसी की है। पर मेरा दृष्टिकोण अलग है, मेरा चिंतन अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं कैसा सोचता हूँ कि कर्म करने वादे का, पहले कर्म करो बाद में फल की चिंता करो। पर मेरा दृष्टिकोण है पहले फल बाद में कर। पहले फल है यानी मेंटल सिमुलेशन, भविष्य की संभावनाओं के अपने मानस पटल पर देखना, ये मेंटल सिमुलेशन है। यानी आप पहले फल की चिंता, पहले यदि फल हमारे दिमाग में आ जाता है तो हमारे अंदर अपने आप कर्म बढ़ने लगता है। बात एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर के दिमाग में बात आया, यदि क्रिकेट की दुनिया में यदि मैं मेहनत करता हूँ, यदि मैं मेहनत करता हूँ तो एक दिन मैं क्रिकेट का बादशाह बन जाऊंगा, क्रिकेट का मालिक बन जाऊंगा, और सारी जीवन की सारी खुशियां मेरे दिमाग, मेरे अंदर होगी, मेरे पास होगी। गाड़ी होगा, बंगला होगा, मेरा नाम होगा। उसके सचिन तेंदुलकर के दिमाग में पहले बात आई। जब जैसे ही दिमाग में उसके बात आती कि यार क्रिकेट में मैं ऐसा किया जा सकता है, वो उसके साथ उसने 18 घंटा, 20 घंटे, 15 घंटे मेहनत किया, और आज सचिन तेंदुलकर को सारा विश्व जानता है। बताने चाहता हूं, पहले उसके मन में पहले क्या आया, फल आया। एक लब के दिमाग में बात आया कि यदि मैं द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर यदि मेहनत करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा विश्व मुझे जानेगा। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया, और उसने कठिन मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया। और एक दिन, और आज से धनुर्धर, जब तक मानव सत्ता रहेगी, जब तक मानव जीवन रहेगा, तो एक लब को सारे सारे लोग जानेंगे। इन सारे उदाहरणों से, एग्जाम के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, पैनल में सारे लोग जो उपस्थित हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके दिमाग में बात आ जाए कि शेख साहब में काम करके हम डायमंड बन सकते हैं, मेरे घर में घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जीवन की सारी खुशियां होंगी, मेरे आंगन में किलकारी होगी, जिस दिन आपके दिमाग में आ गया, तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन के कहने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आप काम करने लगेंगे। आप खुद खुद ही काम करेंगे। पर आपके दिमाग में बात आएगी, दिमाग बात आना चाहिए, भविष्य की संभावनाओं का आपके दिमाग में जन्म होना चाहिए। तब आप फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही काम करना चाहेंगे। तो मेरे दोस्तों, अंत में कहना ही चाहता हूं कि आप पहले आप चिंता नहीं करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपके दिमाग में बात लाएं कि शेफ साहब के माध्यम से मैं डायमंड बन जाऊंगा, और मेरे जीवन में सारे जीवन की सारी खुशियां आएंगी। अंत में पावर ऑफ यूनिटी के बारे में कहना चाहता हूँ। ये 23 जुलाई तक है। और सर नेक्स्ट सर, और माय कमेंट सर, मैं 20/7/2026 तक अपना फर्स्ट लेवल हासिल कर लूंगा सर। मुझे बात का दुख भी है कि अभी तक मैंने फर्स्ट लेवल हासिल नहीं कर चुका हूँ, कि जो मैं ऐसा कारण बता भी नहीं सकता का, और उचित भी नहीं समझता। पर मैं, मेरे अंदर जो जोश है सर, और जो जुनून है, मेरा आत्मविश्वास बोलता है कि एक दिन मैं इस लाइन में सफल हो जाऊंगा। सिंगापुर क्रूज की बात करूं तो सर, 20 जुलाई तक अपने एक साथी को लेकर मैं खुद और एक साथी को लेकर आऊंगा। पावर ऑफ यूनिटी में 2.0 में दो साथियों को लेकर आ रहा हूँ। 15 जून सर लेकर ही आऊंगा, 15 जुलाई तक सर। नेक्स्ट एक सर, मेरे दोस्तों बताने चाहता हूँ कि जूम मीटिंग, जो लोग जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते ये किन्हीं कारणवश, उनसे फोन करके बताएं कि आप जूम मीटिंग में लिंक डली रहती है यूट्यूब में, आप जूम मीटिंग को नहीं देख पा रहे हैं तो जूम मीटिंग को वैसे भी जो दोपहर में जब भी उनको टाइम मिलता है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट सर। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सभी लोग सब्सक्राइब करें, उसको देखें, उसके बारे में अपनी अपलाइन को, अपनी डायलॉग को बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
कंप्लीटेड। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर मिस्टर भूपेंद्र बरमैया जी के लिए। आपका ये स्टॉप करेंगे जरा, जी शेयरिंग शेयरिंग सर, स्टार्ट करेंगे। आपकी तरफ से शेयरिंग चालू है। बंद कर दूं सर? बंद कर दीजिए शेयरिंग। चालू कैसे है? यस, मार्गन सर नहीं सर, बंद करते नहीं बनता। हाँ सर, मेरे को बंद नहीं रहा सर ये सर, स्टॉप नहीं हुआ है अभी शेयरिंग, ये स्टॉप कर देंगे जरा। डबल शेयरिंग कैसे स्टार्ट होगी? स्टॉप करना सर, इसको बंद कर दो। आपकी शेयरिंग अभी भी दिख रही है। हो गया नहीं, बंद हो आपकी शेयरिंग स्टॉप कीजिए देव जी। गया। हाँ सर, स्टॉप हो गया सर। नहीं, इधर से भी तो दिख रहा है मुझे। मुझे कैसे दिख रहा है? बाकी लोग को भी दिख रहा है क्या शर्मा जी? शेयरिंग दिख रहा है ना? नहीं, शेयरिंग हट गया है बंद ना। हो गया, दिख रहा है। मुझे हट कैसे गया दिख? सर। चलो कोई बात नहीं। नहीं, मेरी शेयरिंग तो बंद हो गई, इनके तरफ से शेयरिंग स्टार्ट है मेरे ख्याल से। और कोई होस्ट है क्या इधर? मैं सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सभी। सर कुछ बोल। देख रही नहीं है है शेयरिंग। शेयरिंग शेयरिंग दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा हाँ, है सर। उसको शेयरिंग स्टॉप कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है। शेयरिंग दिख रहा है सर, दिख रहा है शेयरिंग सर। ऑफ नहीं। स्टॉप कीजिए वहां से देव जी। ये बंद क्यों नहीं हो? लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ सेटिंग में। चलिए मैं देख लूंगा इसको। स्टॉप से स्टॉप शेयरिंग। मार्कन जी नहीं है वहां पर। स्टॉप शेयरिंग कीजिए उधर से। स्क्रीन पे टच करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा भूपेंद्र जी। मेरे पास होना तो चाहिए था टूल यार, ये स्टॉप कैसे नहीं हो रहा है? अब हुआ stop। हो गया सर, हो गया। चलिए थैंक यू, जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर भूपेंद्र बरमैया जी के लिए। भूपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। दो चीजें आपकी यूएसपी है। एक तो जो अच्छी बातें हैं उसमें, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले तो आपकी जो शब्दों की चयन है, और जो आपकी शब्द शैली है, बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, और तीसरा जो है आपका हाव भाव, जोश, एक्साइटमेंट, ये तीनों नजर आ रहा था। आपकी जो वाक्यों का या शब्दों का चयन कर रहे थे बहुत ही बढ़िया था। आप जोश में बोल रहे थे, ये भी बढ़िया था। आप कहीं बहुत ज्यादा लड़खड़ा नहीं रहे थे, ये भी बहुत अच्छा था, है ना? जो बातें आपको अपने दिल से रखनी चाहिए उसको आपने प्रयास किया। और एक हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक आदमी को अगर बोलना आ गया तो बाकी सारी चीजें वो डेवलप कर लेता है। सबसे पहली सॉरी सबसे पहली क्वालिटी होती है कि कम्युनिकेशन स्किल और बोलने की ताकत, ये दोनों चीजें आपके पास है। और जो वीक पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि आपका ना, मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा ज्यादा भोलापन दिखाते हैं। वो अपनी आप उसको वो मत समझिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। इसकी वजह आप कभी भी ना अपने बिजनेस के प्रति
ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के प्रति जब तक ये डिश क्वालिटी जो है जो आपके अंदर है ना, जो कहना चाहिए दुनिया में अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो जी आपको क्या चाहिए, आपको क्या हासिल करना है, इसके प्रति आपको हमेशा फोकस्ड रहना पड़ेगा। जी आपने अब तक जो भी काम किया ना, वो अपने भोलेपन में आपने कुछ भी किया, उससे आपको आप वो जिंदगी में कभी भी जब तक उसको नहीं सुधारेंगे, उससे आप कभी भी ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं के वहीं, हर जगह वहीं के वहीं रह जाएंगे। जबकि आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो आपके अंदर अच्छी अच्छे गुण है, उनकी वजह से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जो मुझे दिखाई दिया है ना, अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अब हम हमें सारी चीजों को आप समस्या अपने अगर उलझे हुए हैं, समस्या तो सब जगह है। आपने कुछ बातें ऐसी करी जैसे यहाँ पे अपने विचार की बातें करी, तो यहाँ पे अपने विचार नहीं चलते, यहाँ पे सिस्टम सीनियर जो कहता है उनके विचार चलते हैं। ठीक है, आपने दो तीन चीजें यहाँ पर ऐसी की, जैसे जब बात आप कर रहे थे तो शेफ शॉप बोल रहे थे, दिल से हमारे ना, हमें हमें शेफ शॉप का नाम शेफ शॉप की तरह ना निकले। जैसे माता पिता को हम माँ बाप नहीं बोलते, वैसे ही शेफ साहब को शेफ साहब नहीं बोलते, मेरी कंपनी बोलते हैं, जी है ना। तो ये जी जब तक नहीं आएगा, आप कुछ भी बोलते हैं, आपके अंदर ये बात बोलने से नहीं होगा कि मैं सफल एक ना एक दिन सफल हो जाऊंगा। आपको एक ना एक दिन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको होना चाहिए कि मैं इस दिन सफल हो जाऊं, मैं इस जी दिन तक अपना ये लेवल हासिल कर लूंगा, मैं इस दिन तक ये अपना रैंक हासिल कर लूंगा, अपना ये टारगेट हासिल कर लूंगा। इसमें कहीं पर ये बात जो है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और आपने एक बात कही जो श्लोक को लेके, बहुत अपने विचार आपने रखे, ये मेरा विचार है। ऐसा नहीं कह रहे कि आप किसी को ये अपने विचार की अपना विचार रख रहे हैं, आप कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस श्लोक में ये जरूर कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन तो हम तो सभी मतलब सिस्टम और बाकी सारी एजुकेशन तो ये सिखाती है कि आप पहले विजन क्रिएट, पहले आप कम अपने दिमाग में वो बातें रखो कि जो आपको हासिल करना है, लेकिन उसके बाद जब आप रखेंगे तभी तो आप कर्म करेंगे। और जब आप कर्म करेंगे तो जो मिले या ना मिले उसके बारे में आपका अधिकार नहीं है, कहने का मतलब है। जब तक आप सोच में चीजें विजन में नहीं डालेंगे, आपकी पहले आप विचार करते हैं, आप उसे सोचते हैं, वैसे ही आपके साथ हो सकता है, होगा ही होगा। लेकिन आप ये मत सोचे कि इतने समय तक हो जाएगा और वो पूरा हो जाएगा, जरूरी नहीं है। आप जब सोचेंगे तो उसमें जितने प्रेशर से सोचेंगे, जितना आप प्रभाव उसमें पैदा करेंगे उस सोच में अपने अंदर उसको डालने के लिए, तो वो जितनी जल्दी सोचेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना जल्दी घटित होगा। अब उसको पता नहीं है कि समय कितना लगेगा, राइट। तो आपको ये दो तीन चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए आपको लंबा समय हो चुका, मुझे लगता है कि टाइम तो इतने टाइम में तो आपको तीन चार लेवल जी हासिल कर लेना चाहिए। जो क्वालिटी आपके अंदर है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्वालिटी मायने नहीं रखती है। हमारे पास 100 क्वालिटी हो सकते हैं, 100 अच्छी खूबियां हो सकती है, लेकिन एक डिसक्वालिटी भी है ना, अगर वो हमारी सफलता के ना आड़े आती है, हमारी जो बेड़ियां है हमारे पैर में, उसके वजह से ही है। तो उसको सुधारिए और तेजी से आगे बढ़िए। और ये समस्याएं जो अपने लाइफ में आपने बना रखे हैं ना, उन समस्याओं से निकल के एक अच्छे लीडर बन के आप उभर सकते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। मेरी सर तरफ एक से बात 8 नंबर आपको मिले। एक बात बोलना भूल गया था मैं। बोलूं सर? जी जी बोलिए। हेलो सर, मैं बात ये बोलना अंत में बोलना भूल गया था कि मैंने सर जो कुछ सीखा है ना, अपने गुरुजनों से ही सीखा है। और तो मैं बात ये कहना चाहता था कि यदि मेरी कोई बात जो अच्छी लगी हो, वो सब गुरुजनों की है। यदि कोई बात ऐसी लगे चुभ गई हो कि मेरे पैर बैठे लोगों को, वो सब मेरी बात है, मुझे वापस कर दे। बस सर यही कहना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, हम समझ गए थे कि आप भूल गए हैं, आपकी भावना ऐसी नहीं है। लेकिन जो बातें आपको बताई गई है उसको बढ़िया जी जल्दी से जी उसको हाँ इम्प्लीमेंट सर, कीजिए और अच्छे उभर के आइए सामने, है हाँ ना। सर, हाँ मेरी सर, शुभकामनाएं, बहुत हाँ बहुत सर। 8 जी जी नंबर आपको मिलेंगे मेरी तरफ से। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। भूपेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बेहतरीन प्रयास के लिए। और भूपेंद्र जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा, सेफ साहब को ये दुनिया है ना, जीवन में जो भी चीजें, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। सही है। आज के इस जमाने में ना गारंटी की उम्मीद नहीं करना है।
और सर ने, ज्यादा तो आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो सर ने बोला तो मुझे आपके लिए एक गाना याद आ गया था कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो ये आप पे अभी फिलहाल बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। तो एक चीज समझ लो, बाकी जगह तो ये भोलापन चल जाएगा आपका, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ये कहा जाता है कि बेटा, है ना, घाट घाट के पानी पी के आने के बाद एक नेटवर्कर बनता है, लोगों को पानी पिला देता है, वो होता है नेटवर्कर। तो हमें नेटवर्कर बनना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, है ना। दुनिया पे राज करना है तो राजाओं वाली सोच रखनी पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया आपकी मैं सेशन ले रहा था, बहुत अच्छी तरीके से आपने शब्दों का चयन, है ना, और टॉपिक्स भी बहुत अच्छी थी, जो जरूरी है एथिक्स लाइफ में, ये जरूरी है। और आपने 5+C के बारे में बताया कि जो रास्ता आपको दिया गया वो रास्ता में यदि हम लगातार चलते हैं तो 100% हमें मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, तो निकल गए हो आप तो डेफिनेटली आप पहुंचेंगे। बस ये है, थोड़ा समय लग रहा है। अब तक फर्स्ट गियर लगा था, अब इसे टॉप गियर तक ले जाने की जवाबदारी हमारी है। ठीक है, तो गियर चेंज कीजिए सर, अब रैंक बढ़िया बदलिए, ठीक है, और चेक की साइज बड़ा कीजिए, बाकी सब कुछ बेहतर बेहतर हो जाएगा। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपको 10 में से 8 नंबर। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर। पैनल में उपस्थित अपने दोनों गुरु को वंदन अभिनंदन, और सारे साथियों को भी वंदन अभिनंदन। आज मैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, भूपेन जी को सुन रहा था। उनका जो तरीका था, जो अंदाज था, जोश था, बहुत ही लाजवाब था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग थी, लेकिन उनको बात को बड़ी सीक्वेंस तरीके से, बड़े जोश से रख रहे थे, जो उन्होंने अब तक सीखा, समझा, सुना। अच्छी बात है। आज बहुत सारी उन्होंने बताई कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम में, ठीक है, को लाइन कैसे फॉलो करना है, क्या उनके सामने बात करना है, क्या नहीं करना है। और हमें कुछ, ठीक, मदर के बारे में बताया कि हमें यूज नहीं करना है, उसका सेवन नहीं करना है, और करना भी है तो खाना खाते समय करना है। काफी बहुत सारी अहम और छोटी, ठीक है, बातें थी, लेकिन बातें मोटी थी। और मैं कहना चाहूंगा सर, आप, ठीक है, इस बिजनेस के पहले आप टीचर थे, बहुत सारे, ठीक है, स्टूडेंट को आपने पढ़ाया लिखाया समझाया है, आपका बहुत अच्छा अनुभव है। तो यहाँ पर भी आपको, ठीक है, टीचर बनना है कि टीचर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या शब्द होना चाहिए, क्या शैली होना चाहिए, क्या अंदाज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बखूबी तरीके से यहाँ पर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो सारी बातों को, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपके अंदर जोश तो है सर, एक दो बार मेरी आपसे मुलाकात हुई है, ठीक है, और आपके अंदर जोश भी है, उमंग भी है, ठीक है, काफी कुछ है, बस उसको निखारने की जरूरत है। ठीक है, हाँ सर जी। और यहाँ पर भी ठीक है, सीख सीख कर, ठीक है, आपको होशियार बनना है। ठीक है, और आपके अंदर सारा ज्ञान का, ठीक, अर्जन होगा। ठीक है, और वो सभी को आपको देना है। बस यही मैं कहूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक था, फर्स्ट ट्रेनिंग थी आपकी। ठीक है, ठीक है, जो गलती करता वही सीखता। ठीक है, बिना हाँ गलती करे कोई नहीं सीखता। ठीक है, तो बस छोटी मोटी गलतियों को, ठीक है, सेकंड टाइम ना हो। ठीक है, कोई तीसरी गलती हो जाए चलेगा, लेकिन आज जो मिस्टेक थी वो ना हो। ठीक है, और एक समय के बाद ऐसा भी आएगा वो समय कि आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो बस मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और बहुत 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 मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपकी उज्जवल